बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। उसका यूनिट नंबर 3 का 17 लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे और हमारे पास हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट एक्शन। हर एक्शन का एक कोई ना कोई रिएक्शन होता है। जिस तरह हम लोग इसे एग्जांपल से यूँ डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर आप खड़े हुए हैं और आप बॉल को एक टेनिस बॉल को बॉल की तरफ हिट दीवार में हिट करते हैं, तो जितनी फोर्स के साथ आप उसे हिट करेंगे उतनी ये आपका एक्शन बनेगा, उतनी फोर्स के साथ बॉल को दीवार है और रिएक्शन देगी तो आप बॉल रिटर्न पाएंगे। अगर आप हल्की कम फोर्स के साथ अगर आप दीवार को फेंकते हैं, दीवार के पास फेंकते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तो आपके पास कम फोर्स के साथ ही वो वापस आएगी। अगर आप ज़्यादा फोर्स के साथ दीवार के पास बॉल फेंकते हैं तो आपके पास ज़्यादा फोर्स के साथ रिटर्न आएगी। सिमिलरली इसे और भी एग्जाम्पलों से डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। अगर आपके पास एक रॉकेट है, रॉकेट भी ऐसे देखते हैं, रॉकेट के अंदर हम लोग देखते हैं रॉकेट मूव कैसे करता है। रॉकेट के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ गैसेज जो हैं वो उसके टेल से निकलती है। जितनी गैसेज तेज़ी के साथ टेल से निकलती है उतनी स्पीड के साथ जो है वो रॉकेट मूव करता है। सिमिलरली अगर हम लोग इसे घर में देखना चाहें, हम लोग बैलून खुला है, बैलून को जैसे हम लोग उसे छोड़ते हैं, बैलून को अगर हम लोग आगे से उसकी जो हेड है उसे टाई ना करें और हम लोग उसे बैलून को जैसे ही छोड़ेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि जिस तरह उसमें से हवा जो बड़ी तेज़ी के साथ बाहर निकलेगी उतनी तेज़ी के साथ बैलून जो है वो डिफरेंट पाथ के ऊपर जो है वो मूव करता हुआ जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि टेबल के ऊपर जो है बुक रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है तो हम लोग ये देखते हैं कि बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड टेबल के ऊपर लगा है और जो है टेबल जो है वो रिएक्शन एक दे रही है, ठीक है। वो उसे टेबल ने उस बुक को उठाया हुआ है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जितना बुक का वेट है उतनी उसे टेबल पर रिएक्शन दे रही है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने से बुक जो है वो देते हैं वो स्टेशनरी हालत में। ये हम लोग को बहुत सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अगर हम लोग आगे चलते हैं टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रीम, ये फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। हम लोग एक एडवर्ड मशीन ले लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एडवर्ड मशीन किसे कहा जाता है? एडवर्ड मशीन की पुली को फ्रिक्शनलेस पुली को कहा जाता है जिसके ऊपर दो अनइक्वल मैसेज को हैंग किया जाए। मतलब अगर आप एक पुली ले लेते हैं, पुली के ऊपर दो अनइक्वल मैसेज को अगर आप लोग हैंग कर देते हैं तो वो हमारे पास एडवर्ड मशीन बन जाती है। तो यहाँ पर हम लोग एक एडवर्ड मशीन ले लेते हैं। आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर मैंने लार्जर ब्लॉक लेके एक बड़े वाला मैथ ले लिया जिसे मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और उसका मैथ M1 है, और एक छोटा ब्लॉक ले लिया M2 जिसका जो बी से मेंशन किया और उसका जो ब्लॉक बी है और उसका मैच जो है M2 है। होगा क्या, जैसे हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ब्लॉक्स को एकदम करीब करके उसे हम लोग छोड़ेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो हैवियर मैस है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और लाइटर मैस जो है अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, अब लाइटर जो मैस है अपवर्ड मूव करेगा और ये डाउनवर्ड जो हैवियर मैस है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब है इस डाउनवर्ड मूव करने वाले की यहाँ पर वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा। और हम लोग जो लाइटर मैस है उसे हम लोग जब देखेंगे वो अपवर्ड मूव करेगा, हम लोग ये कहेंगे कि उसका जो वेट है वो कम है, वेट कम है। और वेट कम होने की वजह से यहाँ पर इस रस्सी के अंदर जो तनाव और टेंशन जो पैदा हो रही है वो ज़्यादा पैदा हो रही है। हम लोग ये कहेंगे कि टेंशन उस केस में ज़्यादा है जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस केस में इसे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इस साइड पर देखेंगे, हम लोग ये कहेंगे इसका वेट ज़्यादा है लेकिन इसमें जो टेंशन है वो कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब उसका वेट ज़्यादा है और उसका जो तनाव पैदा हो रहा है वो कम पैदा हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हालत में रहता, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता, हम लोग ये कहते हैं उसके अंदर जितना वेट है उतनी उसके अंदर टेंशन है। लेकिन क्योंकि हम लोग ये देखें ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए हम लोग ये कहेंगे इसका वेट ज़्यादा है, इसकी टेंशन कम है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम लोग ये कहेंगे उसके अंदर टेंशन ज़्यादा है और उसके अंदर वेट कम है। हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि नेट फोर्स कितनी होगी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर, क्योंकि यहाँ पर वेट ज़्यादा है, वेट से हम लोग टेंशन को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। नेट फोर्स हम लोग देखते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A इज इक्वल टू W1 - T, ठीक है। तो नेट फोर्स बराबर होता है M1 A के बराबर M A के बराबर होता है। लेकिन इस केस में हमारे पास मैथ नॉर्मल है तो हम लोग इसे लिख देते हैं कि M1 A इज इक्वल टू और W1 की हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी M1 G - C, इसे हम लोगों ने इक्वेशन बनकर नाम दे दिया। सिमिलरली हम लोग इस साइड पे भी इसे जो है जब नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि टेंशन ज़्यादा है, जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच के लेके जा रही है और वेट थोड़ा है, तो हम लोग लिखते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B, तो हम लोग टेंशन में से टेंशन ज़्यादा है, टेंशन में से वेट की वैल्यू माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेट W2 है तो हम लोगों ने W2 लिख दिया। और हमें ये मालूम है कि नेट फोर्स जो बराबर होती है वो M A के बराबर होती है, लेकिन इस केस में हमारे पास मैथ जो है M2 है तो यहाँ पर हमारे पास M2 A बन गया T - M2 G।
बेसिकली ये सारी कैलकुलेशन करने का मकसद ये है कि हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है, टेंशन भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन वैल्यू जी भी हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग लैब के अंदर अगर वैल्यू जी को कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग इसी फार्मूले के जरिए से जी इससे मैं जी कैलकुलेट करते हैं, जी वाले फार्मूले के जरिए से हम लोग लैब के अंदर वैल्यू जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दे दिया, एक इक्वेशन को 2 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देता हूँ। ऐड कैसे करता हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर देता हूँ, जो ये राइट हैंड साइड है इसे राइट हैंड साइड के साथ आपस में ऐड कर देता हूँ। चलिए जी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ आपस में ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, m1a प्लस m2a, सिंपली ये लिख दिया। और अगर मैं राइट हैंड साइड को आपस में दोनों में ऐड कर दूं तो क्या बनता है, m1g माइनस t और प्लस t माइनस m2t। ये t और माइनस t और प्लस t आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दोनों में कॉमन आ रही है, हम लोग एक्सेलरेशन को बाहर कॉमन ले लिए, बगैर हमारे पास बच गया अंदर m1 प्लस m2। यहाँ पर अगर हमारे पास जो इक्वेशन जो बनी वो बची, तो हमारे बच जो m1g माइनस m2g बन गया। अब इन दोनों में से इन दोनों जो है वैल्यूज में से हम लोग ने g को बाहर कॉमन निकाल लिया, बगैर हमारे पास बच गया अंदर m1 माइनस m2। ये हमारे पास मेन जो है इक्वेशन ड्राइव हो गई इस सूरत में। इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन को यही रहने दें कि उसके साथ जो ये वाली वैल्यू है इसको उठा के इस दूसरे वाली वैल्यू के नीचे लेके चले जाएं, तो फिर ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर आप वैल्यू जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जी को यही रहने दें, इस वाली वैल्यू को उठा के इस एक्सेलरेशन वाली वैल्यू के नीचे लेके चले जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू जी आ जाएगी। हमारे पास ये वैल्यू जी भी आ गई, ठीक है, और हमारे पास एक्सेलरेशन ये भी आ गई। हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग इसमें से टेंशन को ड्राइव करना चाहें तो टेंशन को कैसे ड्राइव किया जा सकता है। टेंशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। सेम वही हम लोग काम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड कर देते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड कर देते हैं। हम लोगों ने यही किया कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा और बकाया हमारा बच जाएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m1g माइनस t और nt माइनस m2g। हम लोग क्या करते हैं, आगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे ऊपर इसके साथ ले जाया जाता है, m2 को उधर ऊपर लेके चले जाते हैं। जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बन गई वो इस तरह से बन गई, t माइनस m2g ऊपर m1 के साथ आ गया और m2 जो है ऊपर इस वाली वैल्यू के साथ चला गया। आगे हम लोग जो है इसे जो है हम लोग यूं करते हैं कि इसे मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 t के साथ मल्टीप्लाई होता है m1 t और m1 माइनस m2g के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसे तकलीफ के साथ हम लोगों ने लिख दिया माइनस m1 m2g। m2 m1g के साथ मल्टीप्लाई होता है m1 m2g, यहाँ पर भी बन गया, और यहाँ पर m2 तो हम लोगों ने t के साथ मल्टीप्लाई किया तो m2t बन गया हमारा। हम लोग t वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं और g वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि माइनस m1 m2g ये सब भाग इधर लेके चले जाएंगे और माइनस m2t ये सब भाग इधर लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर माइनस m2t है, इसे भाग लेकर इधर लेकर आएंगे तो प्लस m1 प्लस m2t हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस m1 m2g इसे भाग लेकर इधर लेकर जाएंगे, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग ये देख रहे हैं एक m1 m2g और दूसरा भी m1 m2g, कितना m1 m2g हो गया तो 2 m1 m2g हो गए। यहाँ पर भी अगर हम लोग इन दोनों में देखेंगे तो हमारे पास t कॉमन आ रहा है, हमने t को बाहर रख दिया, बकाया हमारे पास अंदर बचा m1 प्लस m2 हमारे पास बच गया। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अगर हम लोग t की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं m1 और m2 को आगे 2m1 m2g के नीचे लेके चले जाएंगे, हमारे पास टेंशन फाइंड आउट हो जाएगी। होप आप लोगों को सारा ये क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों ने इसे सॉल्व नहीं करना है, ये बुक में आपके डायरेक्ट मेथड से किया होगा, इस तरह से पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया होगा। आप लोगों ने पूरा नेगेटिव स्टेट को सॉल्व करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं। अपना भी पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।